हरिओम भैया बहनों, मैं सरस्वती शिशु मंदिर कैलाश नगर कक्षा एकादश की हिंदी आचार्य श्रीमती पूनम तिवारी बोल रही हूँ। आज हम पाठ आरो भाग 1 में पाठ 4 विदाई संभाषण के बारे में पढ़ेंगे। इसके लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी हैं और ये श्री शंभू के चिट्ठे के से लिया गया है। इस पाठ को इसमें वायसराय जो कर्जन जो हैं, इनका जो शासनकाल 1899 से 1904 और 1904 से 1905 तक जो चला था, इनका जो शासनकाल था बहुत ही क्रूर था। जनता जनार्दन को हमेशा ये कुछ न कुछ कष्ट देते थे। इन्हीं के कारण से 8 करोड़ जनता की इन्होंने बात नहीं मानी और भंग किया, मतलब बंगाल विभाजन हुआ। इनका ये चाहते थे कि पूरा इन्हीं का ब्रिटिश शासन का सत्ता चले, तो इस आधार पर यह पाठ है। और जनता जनार्दन नहीं चाहती थी कि इनका शासनकाल चले, तो इनके शासनकाल को ये चाहते नहीं थे। इस वजह से इस पाठ का इसमें वर्णन किया गया किस तरह से है। वायसराय कर्जन जो 1899, 1904 व 1905 तक 2 बार वायसराय रहे। शासन में भारतीयों की स्थिति बहुत खुलासा करता है कि यह अध्याय श्री शंभू के चिट्ठे का अंश है। कर्जन के शासन काल में विकास के बहुत कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सबका उद्देश्य शासन में गौरों का वर्चस्व स्थापित करना था तथा इस देश में संसाधनों के अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। कर्जन ने हर स्तर पर अंग्रेजों के वर्चस्व स्थापित करने की चेष्टा की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, मतलब वो सरकारी लोग को ही डालना चाहते थे, मतलब अपनी ब्रिटिश शासन सत्ता चाहते थे। लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। जो प्रेस चलता था उस पर भी उन्होंने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। अतः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर, मतलब काउंसिल एक जगह है, वहां पर वो चाहते थे कि अपने सदस्य को नियुक्त करना चाहते थे। इस मुद्दे पर देश विदेश के दोनों जगह पर उन्हें नीचा देखना पड़ा। शुभ होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। मतलब काउंसिल इस जगह जो थी वहां पर वो अपने ही सदस्यों को नियुक्त करना चाहते थे। जब लोग नहीं माने तो उन्हें बोला, अगर आप नहीं इनको सदस्य मानोगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो लोगों ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। और फिर क्या हुआ, इस्तीफा जब स्वीकार कर लिया तो वो इंग्लैंड चले गए। लेखक ने भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की। साथ ही ये बताने की कोशिश की कि शासन में आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता था, चाहे वो सामान्य जनता फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह निबंध उस समय लिखा गया जब प्रेस में पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, सजीदगी, नवीनता, भाषा और प्रयोग एवं रवानगी के साथ यह साहित्यिक गद्य का नमूना है। यह व्यंग्यात्मक पाठ था। अब हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। लेखक कर्जन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आखिरकार आपके शासन का अंत हो ही गया, और अन्यथा आप जो यहाँ के स्थायी वायसराय बनने की इच्छा रखते थे, इतनी जल्दी देश को छोड़ने की बात आपको देशवासियों को पता नहीं। इससे ईश्वर इच्छा का पता चलता है। आपको दूसरी बार आने पर भारतीय प्रसन्न नहीं थे। वे आपके जाने की प्रतीक्षा करते थे, परंतु आपके जाने से लोग दुखी हैं। बिछड़न का समय पवित्र, निर्मल और कोमल होता है। यह करुणा पैदा करने वाला होता है। भारत में पशु पक्षी भी ऐसे समय उदास हो जाते हैं। श्री शंभू की 2 गायें भी जो बलशाली थी, कमजोर थी और टक्कर मारती रहती थी, वो एक दिन बलशाली गाय पुरोहित को दान दिए गए, परंतु उसके जाने के बाद वो कमजोर गाय प्रसन्न नहीं रही। उसने चारा भी नहीं खाया। और पशु ऐसे ही तो मानव देश का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब दूसरी बार वायसराय जब आए तो लोगों ने उनका शासन नहीं पसंद किया। तो लोगों ने उनका शासन पसंद तो नहीं किया, लेकिन उनको पसंद करते भी नहीं थे। फिर भी बोलते विदाई, जब किसी की विदाई होते है तो लोगों को दुख होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। हमारे भारतवर्ष में चाहे कोई कितना भी बुरा, अगर किसी की विदाई होती है तो मन में उसके प्रति एक बोलना चाहिए कि एक दुख प्रकट होता है। जैसे एक उदाहरण दिया कि जैसे पशु पक्षी भी एक दूसरे से अगर बिछड़ जाए तो उदास होते हैं, तो उसी तरह से एक उदाहरण दिया कि श्री शंभू की जो 2 गायें थी, उसमें से एक क्या थी, एक सीधी सादी थी और एक बहुत चंचल थी, तेज थी। तो क्या किया पुरोहित पंडित ने, उसने क्या किया कि जो बलवान थी, तेज थी, चंचल थी, उस गाय को बेच दिया। लेकिन जो सीधी सादी जो गाय थी उसके बिना अधूरी थी, वो कमजोर लगती थी।
अब हम तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। इस देश में पहले भी अनेक शासक आए और चले गए, यह परंपरा है, परंतु आपका शासनकाल दुखों से भरा था। कर्जन ने सारा राजकाज सुखान समझकर किया था, उसका अंत दुख में हुआ। वास्तव में लीलामय की लीला किसी को पता नहीं चलती। दूसरी बार आने पर आपने ऐसे कार्य करने की सोची थी कि जिससे आगे के शासक को परेशानी ना हो, परंतु सब कुछ उलट गया। आप स्वयं बेचैन रहे और देश में अशांति फैला दी। आने वाले शासकों को परेशान रहना पड़ा। आपने स्वयं भी कष्ट सहे और जनता को भी कष्ट दिए। यहाँ पर कह रहे थे कि लेखक बता रहे हैं कि आप जब दूसरी बार शासन करने आए तो आप अपने हिसाब से चाह रहे थे कि अपना इस तरह से मैं राज बनाओ कि मेरे बाद कोई और भी आए तो उसका भी शासन व्यवस्था अच्छे से बीता, लेकिन आपकी सोच के आधार पे आपने लोगों के साथ बुरा किया। आपने अपने तो कष्ट झेला प्लस दूसरे को भी कष्ट का एहसास कराया। लेखक कहते हैं कि आपका स्थान पहले बहुत ऊंचा था, आज आपको दशा बहुत खराब है। पहले आपका जो स्थान था बहुत ऊंचा था और आज आपके सोच विचार, आज आपके कार्य की वजह से आपकी दशा क्या हो गई, बहुत खराब हो गई। दिल्ली दरबार में ईश्वर एडवर्ड के बाद आपका सर्वोच्च स्थान था। यहाँ पर एक बात कह रहे हैं कि दिल्ली दरबार में ईश्वर के बाद एडवर्ड को ही ऊंचा माना जाता था, उसके बाद आपका स्थान माना जाता था। आपकी जो कुर्सी थी, मतलब उनकी जो कुर्सी थी ना, वो सोने की थी। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे ऊंचा था, परंतु जंगी लॉर्ड के मुकाबले में आपको नीचा देखना पड़ा। आप धीर व गंभीर थे, परंतु काउंसिल में गैर कानूनी कानून पास करके और कन्वोकेशन में अनुचित भाषण देकर अपनी धीरता का दिवाला निकाल दिया। आपके इस्तीफे की धमकी को स्वीकार कर लिया गया। आपके इशारे पर राजा महाराजा अफसर नाचते थे, परंतु इस इशारे से देश की शिक्षा और स्वाधीनता समाप्त हो गई। आपने देश में बंगाल विभाजन किया, परंतु आप अपनी मर्जी से एक फौजी को इच्छित पद नहीं बैठा सके, अतः आपको इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका इस तरह से जो कार्य था, आप एक समय ऐसा था कि आप ऊंचे पद पे, लेकिन आज आपके कार्य की वजह से आपको झुकना पड़ा, नीचा होना पड़ा। पहले जो आपका शासनकाल चलता था अब उसमें भी वो बात नहीं रह गई थी। आपको यानी आपकी कदर नहीं होती थी, आपको बहुत सम्मान नहीं रह गया था, क्योंकि आपका कार्य ही इतना खराब था। और आगे हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। लेखक कहता है कि आपका मनमाना शासनकाल लोगों को याद रहेगा। आप ऊंचे चढ़कर गिरे, परंतु गिरकर पड़े रहना अधिक दुखी करता है। ऐसे समय में व्यक्ति स्वयं से घृणा करने लगता है। जब व्यक्ति बहुत ऊंचे हो जाए और अचानक से नीचे गिरे तो उसको दुख तो होता, प्लस अपने आप से भी उसको नफरत होती है कि मैं इतने नीचे कैसे गिर गया। ऐसे समय व्यक्ति स्वयं से घृणा करने लगता है। आपने कभी प्रजा के हित में नहीं सोची। आपने आंख बंद कर हुक्म चलाए, किसी की नहीं सुनी। यह शासन तरीका नहीं था। आपने हर काम अपनी जिद्द से पूरे किए। केसर और जार भी घेरने घोटाने से प्रजा की बात सुनते थे। आपने कभी प्रजा को अपने समीप ही नहीं आने दिया। नादिर शाह ने भी आफिस जहां की तलवार के गले में डालकर प्रार्थना करने पर कत्लेआम रोक दिया था, परंतु आपने 8 करोड़ जनता की प्रार्थना पर भंग रद्द करने का फैसला नहीं लिया। अब आपका जाना निश्चित है, परंतु आप भंग अपनी जिद्द पूरा करना चाहते थे। ऐसे में प्रजा कहाँ जाकर अपना दुख जताए। यहाँ की जनता ने आपकी जिद्द का फल देख लिया। जिद ने जनता को दुखी किया, साथ ही आप भी, जिसके कारण आपको पद छोड़ना पड़ा। भारत की जनता दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीजें अंत हैं। उन्हें भगवान पर विश्वास था। वे दुख सहकर भी पराधीनता का कष्ट झेल रहे थे। आप ऐसी जनता की श्रद्धा भक्ति नहीं जीत सके। यहाँ पर कहा जा रहा था कि जो वायसराय लॉर्ड कर्जन जी जो थे, उन्होंने जब शासनकाल किया तो लोगों के साथ घृणा का व्यवहार किया, बदसलूकी करी, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनका शोषण किया, उनको कभी आगे बढ़ने नहीं दिए, जनता को अपने समीप आने नहीं दिया। जब लोगों ने निवेदन किया कि आप बंगाल विभाजन नहीं किए तो उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, अपनी ही जिद पे लगे रह गए।
उन्होंने अपनी ही जिद को मानी। और ये भी मतलब 8 करोड़ जनता ने उनके सामने विनती करी कि आप बंगाल विभाजन मत करो, लेकिन उन्होंने भी इस बात को नहीं माना और अपनी ही जिद करके उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। आप सोचो, 8 करोड़ जनता की बात भी उन्होंने ठुकरा दी और अपनी जिद की वजह से बंगाल विभाजन कर दिया, जिसे हम बंग भंग भी कहते हैं। अब हम 5वां पैराग्राफ देखते हैं। करजन अनपढ़ प्रजा का नाम एकाध बार लेते थे। यह जनता नर सुल्तान नाम के राजकुमार के गीत गाती। यह राजकुमार संकट में नरवरगढ़ नामक स्थान पर कई साल रहा। उसने चौकीदारी से लेकर ऊंचे पद पर काम किया। करजन जो थे, जो जनता को अनपढ़ समझता था, प्रजा का जो नाम एकाध बार लेते थे, मतलब प्रजा से उनको उतना लगाव नहीं रखते थे। लेकिन जो जनता थी, एक नर सुल्तान का नाम जो राजकुमार थे उनका नाम लेती थी, क्योंकि वो इस नरवरगढ़ नामक स्थान पर कई साल रहा। वो एक चौकीदार से भी होकर ऊंचे पद तक गया, काम किया। राजकुमार संकट में नरवरगढ़ नामक स्थान पर कई साल रहा। उसने चौकीदार से ऊंचे पद तक काम किया। जाते समय उसने नगर का अभिवादन किया कि वह यहाँ की जनता भूमि का एहसान नहीं चुका सकता। अगर उसकी सेवा में कोई भूल ना हुई हो तो उसे प्रसन्न होकर जाने की इजाज़त दे। जनता आज भी उसे याद करती है। आप इस देश के पढ़े लिखे देख नहीं सकते। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो नरवरगढ़ में जो सुल्तान था, राजकुमार जो था, वो छोटे पद से ही वो आगे बढ़ा। वो चौकीदार से लेकर ऊंचे पद पर गया और जनता के बीच में रहकर उसने लोगों की सेवा की, कार्य किया और उनकी बात मानी, उनके आधार पर चले तो जनता उनका गुणगान करी। और वो खुद जनता के सामने बोलते थे, अगर मेरे से कोई भूल हुई होगी तो क्षमा करना और भूल ना हुई हो तो प्रसन्न होकर मुझे जाने भी देना। फिर इस आधार पर उन्होंने यहाँ पर कहा कि याद करते इस देश के पढ़े लिखे लोगों को देख नहीं सकते। लेखक करजन कहता है कि राजकुमार की तरह आपका विदाई संभाषण भी ऐसा हो सकता है, जिसमें आप अपने स्वार्थी स्वभाव, धूर्तता का उल्लेख कर और भारत की भोली जनता के प्रति कृतज्ञता का व्यक्त करते हुए कह सकेंगे, आशीर्वाद देता हूँ। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरह से राजकुमार की तरह आपका विदाई संभाषण भी ऐसा हो सकता था, जिस तरह से उसने जनता को अपने साथ कार्य किया, इसी तरह से आप भी चाहते तो जनता को अपने समीप रख के उनके आधार पर भी कार्य कर सकते थे। एक अच्छा शासनकर्ता आप बन सकते थे, लेकिन आप ऐसा नहीं किए। आप में क्या था? आप स्वार्थी थे स्वभाव में, धूर्तता का उल्लेख था, आप धूर्त थे, है ना। भारत की भोली भाली जनता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भी कह सकते थे कि आशीर्वाद देता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से प्राप्त कर। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव समझे। आपकी इस बात पर देश आपके पिछले कार्य को भूल सकता है, परंतु आप इतनी उदारता कहाँ। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो भोली भाली जनता, लेखक कह रहे हैं कि अगर आप चाहो तो अपनी जो ये स्वार्थीपन है, धूर्तता है, इसको हटाकर अगर आप जनता के साथ हो जाएं तो आज भी जनता आपके जो पुराने जो कार्य किए हैं, शोषण किया है, बुरा व्यवहार किया, उन सबको भूल कर फिर से आपको अपना सकती है। लेकिन आप में ऐसा स्वभाव कहाँ, आपके हृदय में ऐसी उदारता कहाँ कि आप जनता के प्रति अच्छी सोच रखें। तो यहाँ पर जनता खुद चाहती थी कि जो वायसराय, जो करजन, जो लॉर्ड करजन थे, वो विदा हो जाए। क्यों? क्योंकि उनका शासनकाल अच्छा नहीं था, वो अच्छा कार्य नहीं किए, जनता के प्रति वो हितैषी नहीं थे, जनता के प्रति अच्छा कार्य नहीं किया, क्योंकि उनके मन में एक स्वार्थ था, स्वार्थ छिपा हुआ था, वो धूर्त थे। वो चाहते थे कि जो शासन काल चले, पूरा ब्रिटिश शासन काल चले, उन्हीं की सत्ता चले, वही आगे बढ़े। वो भारत को कभी आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते थे। वो भारत की जनता से घृणा का स्वभाव रखते थे, उनको देख के वो खुश नहीं होते थे, इसलिए उनसे वो बोलना चाहिए कि घृणा की वजह से उनकी बातों को उनके पास आना भी पसंद नहीं करते थे। इस वजह से बहुत सारा कार्य जो जनता के
हित में ना करके अहित में कार्य किया उन्होंने। और इसके साथ साथ उनके शासनकाल में लोगों को बहुत दुख मिला, सुख नहीं मिला, दुख मिला। जब 8 करोड़ जनता उनसे विनती करी कि मत विभाजन करो, फिर भी वो अपनी जिद्द के सामने 8 करोड़ जनता की बात नहीं माने और बंगाल विभाजन कर दिया, जिसको हम बंग भंग भी कहते हैं। तो ये सारी जो स्थिति बनी इन्हीं के आधार पे बनी, इसलिए इनके विदाई संभाषण से लोगों को दुख भी नहीं हुआ। तो आज का जो पाठ था विदाई संभाषण एक व्यंग्यात्मक था। कभी भी शासन जो होता है अपने हित पे नहीं होता है, जनता के हित के ही आधार पे होते हैं। आज अगर इन्होंने जनता के हित के आधार पे शासन किया होता तो शायद इनका इस्तीफा नहीं होता और इनकी विदाई भी अच्छी होती और जनता भी इनका सम्मान करती। लेकिन इनकी धूर्तता, वायसराय की धूर्तता और स्वार्थीपन की ही वजह से इनके विदाई से लोगों को उतना आहत नहीं लगा। तो आज का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।